हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने न्यू सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की थी मिडाइवल हिस्ट्री की, जिसमें हमने पहला लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और आज हम यहाँ पे सेकंड लेक्चर देखेंगे। सेकंड लेक्चर में मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। हमने यहाँ पे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। मिडाइवल हिस्ट्री की हमने शुरुआत कर दी थी। हर्षवर्धन का जो बैकग्राउंड था वो मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको अच्छे से याद है। तो आज के लेक्चर में हम जल्दी से पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख लेंगे, उसका रिविजन करेंगे। इसके बाद पाला डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार और जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है हमारा इस टाइम पीरियड में, यानी कि 647 से लेके 10th सेंचुरी कॉमन एरा का टाइम पीरियड रहा है हमारा। जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम राजपूत से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। और जो बच्चे यहाँ पे नए हैं वो यहाँ पे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने सेपरेटली बनाई है, वहाँ पे जाके आप जो एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स है उसे भी चेकआउट कर सकते हैं और मिडाइवल हिस्ट्री के लेक्चर्स भी मैं आपको यहाँ पे सीक्वेंस में प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको आज के लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की PDF डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल से इसे ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आपको याद हो तो हमने हर्षवर्धन से स्टार्ट किया था। हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी 647 कॉमन एरा, तो अभी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने इसे कंसोलिडेट किया था और जैसे ही इनकी डेथ हो जाती है तब हमें दिखता है यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन। कोई भी ऐसा एक एम्पायर इमर्ज होके नहीं आ पाता है जिसने यहाँ पे इमीडिएटली हर्षवर्धन को रिप्लेस कर लिया हो, ठीक है। और इस वजह से फ्रैगमेंटेशंस की वजह से यहाँ पे हमें बहुत सारे रीजनल किंगडम्स मिलते हैं, राइट। और अगर हम मोटे मोटे तौर पे टाइम पीरियड देखें इसका, तो हमें ये टाइम पीरियड मिलता है 8th सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी का, जहाँ पे छोटे छोटे रीजनल सेवरल किंगडम्स तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ 3 पावरफुल डायनेस्टीज इमर्ज होके आती है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे पालाज है वो आते हैं, जो मैंने आपको बताया था बंगाल और बिहार, जो बंगाल का रीजन है आज का, आप मोटे मोटे तौर पे ऐसा समझ सकते हो, वो यहाँ पे पाला का रीजन रहा होगा। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार के बारे में देखा था हमने, और राष्ट्रकूटास के बारे में, राइट, जो हमारा डेक्कन का एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया, ठीक है, कर्नाटका का एरिया जो है मोटे मोटे तौर पे वो आप समझ सकते हो। आज का जो प्रेजेंट का एरिया है उसे हम समझ सकते हैं कि ये राष्ट्रकूटा का एरिया रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे कन्नौज के एरिया के ऊपर इन तीनों को भी स्ट्रगल चल रही है। कन्नौज किस लिए इंपॉर्टेंट था, कैसे इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। और इन तीनों के बीच ये जो पावर टसल हो रही है इसे ही हमने यहाँ पे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का नाम दिया था। ये तो हमने रिवाइज कर लिया। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ें हुई थी पीरियड्स में। सबसे पहले तो हमने फ्यूडल पॉलिटी का इमर्जेंस देखा है, जिसे हमने सामंत सिस्टम बोला था। इसके बाद यहाँ पे पावरफुल रीजनल किंगडम्स का राइज हो रहा है। बुद्धिज्म और जो हिंदू टेम्पल्स है इन दोनों का भी हमें एक्सपेंशन दिखता है। जब हम यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर देखेंगे तो इस टाइम पीरियड में मैं आपको बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट साइट्स बताऊंगी, बुद्धिज्म के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट हिंदू टेम्पल्स को भी याद रखना है, क्योंकि आपको पेपर में अगर पूछे तो यू शुड बी कंफर्टेबल इनफ टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, राइट। इसके बाद यहाँ पे हमें डेवलपमेंट दिखता है यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे कि नालंदा और विक्रमशिला। और हमें दिखता है एक्सपेंशन ऑफ मैरीटाइम ट्रेड, स्पेशली जब हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तब। अब क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं। एक बार क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू ले लेंगे, चीज़ें और अच्छी हो जाएगी और आसान हो जाएगी समझने में। अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे याद रखना है, एज इट इज नंबर्स याद नहीं रखने हैं, जस्ट मोटे मोटे तौर पे। जैसे कि 647 कॉमन एरा का यहाँ पे टाइम पीरियड चल रहा है, यहाँ पे हर्षवर्धन की डेथ हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 637 से लेके 750 का कॉमन एरा का जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको थोड़ा बहुत शुरुआत हो जाती है। वैसे यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखती है, स्पेशली बंगाल में, ठीक है। अब ये मत्स्य न्याय क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे 750 कॉमन एरा में हमें दिखते हैं गोपाल यहाँ पे है फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। इसे कैसे याद रखेंगे, गोपाल में भी पाला है और पाला में भी पाला है, तो गोपाल से देखिए, चलो आगे बढ़ो, गो, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना हम, तो इन्होंने ही शुरुआत की थी, फाउंडेशन की थी। तो गोपाला इस तरह से आपको याद रखना है कि ये फाउंडेशन इन्होंने रखी है पाला डायनेस्टी की। इसके बाद 750 से लेके 950 कॉमन एरा में हमें ये ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल दिखता है। इतने लंबे समय तक ये स्ट्रगल चल रहा था, ठीक है। ये तो वैसे मैंने स्टोरी आपको बता दी थी प्रीवियस लेक्चर में। इसके बाद 836 कॉमन एरा में हमें मिहिर भोजा दिखते हैं। मिहिर भोजा ने यहाँ पे कन्नौज को ऑक्यूपाइड कर लिया है। अभी के लिए बस समझिए कि क्या हो रहा है, आगे चल के आपको समझ में आएगा जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होगी। ओके, इसके बाद आपको 915 से लेकर 918 कॉमन एरा में राष्ट्रकूटा के जो किंग है
इंद्र द थर्ड, ठीक है, इंद्र थर्ड भी आप बोल सकते हो, इन्होंने पूरी तरह से कन्नौज को तबाह कर दिया। इसके बाद 963 कॉमन एरा में हमें कृष्ण थ्री दिखते हैं, जिन्होंने यहाँ पे प्रतिहार को डिफीट कर दिया। और 10th सेंचुरी में फाइनली हमें ट्राइपार्टाइट पावर्स का यहाँ पे डिक्लाइन दिखता है, और इसी के साथ स्टार्ट होता है राजपूत किंगडम्स का राइज। ये आपको समझ में आया। ये यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स अगर आपको ध्यान में आ गए तो आपको स्टोरी भी पूरी तरह से अच्छे से याद आ जाएगी, और क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस अगर आए तो उसमें भी आप कंफर्टेबल रहेंगे आंसर करने के लिए। अब यहाँ पे पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो मैंने आपको बता दिया था। हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ था, जब उनकी डेथ हो गई थी, सक्सेसर यहाँ पे कोई स्ट्रांग थे नहीं और डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ जाएंगे तब वैसे आपको आगे क्या होने वाला है वो समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे रीजनल डायनेस्टी का राइज दिख रहा है, सामंत का ग्रोथ, राइट, फ्यूडेटरी सिस्टम हम इसे कहते हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंट वॉरफेयर हो रहे थे, वीक सेंट्रल अथॉरिटी बन गई थी, और फॉरेन इन्वेजर्स भी इसकी वजह से बहुत आसान हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ऑलराइट, अब यहाँ पे शशांका एंड द सिचुएशन इन बंगाल, ये क्या है? देखिए, जो हमारे शशांक है ये रूलर है गौड़ा के। ये कहाँ पे है? ये बंगाल में रीजन है। यहाँ पे इस तरह से आपको याद रखना है। और यहाँ पे इनके जो प्रिंसिपल राइवल थे, इंपॉर्टेंट राइवल थे, वो थे हर्षा। ओके, अब इनकी तो हो गई है डेथ, राइट। अब इनके डेथ के बाद क्या होता है? इनके डेथ के बाद यहाँ पे बंगाल एक्सपीरियंस करता है प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इस वजह से जैसे ही इंस्टेबिलिटी आ जाती है, बहुत सारे लोकल चीफ होते हैं वहाँ पे पावर में, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ कोई भी इफेक्टिव सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। बहुत सारे सेवरल छोटे छोटे जो लोकल चीफ्स है वो यहाँ पे है, और अपने दायरे में रह के, अपने एरिया में रह के वो अपनी पावर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिचुएशन आपको समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे मत्स्य न्याय क्या है वो देखो। मत्स्य न्याय का मतलब होता है लॉ ऑफ द फिश। अब ये इस तरह की सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है जहाँ पे एक बहुत बड़ी फिश होती है और वो हर एक छोटी फिश को खा लेती है, डिवोर कर लेती है, राइट। पर अगर हम इसका पॉलिटिकल टर्म निकालें, ठीक है, पॉलिटिकल टर्म के अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स होंगे वो जो वीकर वन है, उनसे कमज़ोर है, उनको यहाँ पे एक्सप्लॉइट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होगा, इसके बाद लॉ और ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो है नहीं। और इन छोटे छोटे लोकल चीफ्स आप बोल लीजिए या फिर लोकल अथॉरिटीज़ बोल लीजिए, इनमें जो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगा वो वीक को यहाँ पे खत्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर अभी नहीं बचा है, कोलैप्स हो चुका है। सोसाइटी यहाँ पे एनार्की की तरफ डिसेंड कर रही है। अब यहाँ पे देखो, ये जो फ्रेज है लॉ ऑफ द फिश या फिर मत्स्य न्याय, अगर मोटे तौर पे बोलो तो ये फ्रेज हमें मिलती है कलिमपुर कॉपर प्लेट में। तो आपको सिंपल तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो कलिमपुर कॉपर प्लेट है ये यहाँ पे क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में हम देखते हैं। तो याद रखना है, ये एक तरह की कॉपर प्लेट है, इंस्क्रिप्शन है, जो हमें धर्मपाला यहाँ पे गोपाला के बाद आएंगे। धर्मपाला के बाद वैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक आइडिया दे दिया था। तो इनके बारे में यहाँ पे ये प्लेट है, तो मत्स्य न्याय से ये रिलेटेड है, ये याद रखना है, ठीक है। जहाँ पे जो गोपाल है इनको इलेक्ट किया था लोगों ने, लोगों को हम यहाँ पे बोलेंगे प्रकृतिस। तो इन्होंने ये कहा कि जो गोपाल है ये हमारे यहाँ पे हम इनको इलेक्ट करते हैं, अब ये हमारे ऊपर राज करेंगे या फिर ये राजा होंगे। इस तरह की जो बात है यहाँ पे दी है। इन जो कलिमपुर कॉपर प्लेट है इनको इसे अच्छे से याद रखना है, और मत्स्य न्याय के रिलेटेड है ये भी याद रखना है, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो, हाँ ये देखो, मत्स्य न्याय इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल डिसऑर्डर, इमर्जेंस ऑफ द पाला डायनेस्टी एंड एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ऑलराइट, तो इस तरह से घुमा फिरा के स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी पूछ ले तो गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रीजनल किंगडम्स का राइज होने वाला है। तो हर्षा के बाद 3 मेजर किंग्स यहाँ पे आए हैं। देखिए मैंने आपको बताया था पालास कहाँ पे आएंगे, गोपाला, धर्मपाल वगैरह ये सारे, ये यहाँ पे आएंगे बंगाल और बिहार के रीजन में। गुर्जर प्रतिहार हमारे यहाँ पे राजस्थान और कन्नौज के रीजन में सीमित रहेंगे। और यहाँ अच्छा ये वैसे एक्सपांड भी करेंगे अपने आप को, वो अलग बात है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको
कोर एरिया को याद रखना है। तो ये जो आपको दिख रहा है बिहार और बंगाल का रीजन, राजस्थान और कन्नौज का रीजन, यहाँ पे राष्ट्रकूटा का डेक्कन का रीजन, तो ये तो कोर एरियाज हो गए आपके। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे आपको दिखेगा कि इनकी एरियाज कम ज़्यादा होते रहे हैं, कभी एक्सपांशन हुआ है, कभी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो वो तो है, लेकिन ये कोर एरियाज हमको अच्छे से याद रखने हैं। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि कन्नौज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने वैसे आपको बताया था कि पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में बात यह है कि ये फॉर्मल कैपिटल रहा था हर्षा का, ओके। और ऐसा माना जाता था कि अगर आप यहाँ पे कन्नौज को पालोगे इसका मतलब ये है कि आप एक तरह से इंपीरियल रूल आपने एस्टैब्लिश कर लिया है, ठीक है। एक लेजिटिमेसी यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाएगी। आप इस तरह से कह सकते हो कि जो भी राजा इस रीजन को अपने अंडर कर लेगा उसे यहाँ पे एज अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी माना जाएगा कि हाँ ये एक राजा है, इनके अंडर यहाँ पे कन्नौज आ चुका है। इसका मतलब ये है कि पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर इस राजा का अब यहाँ पे सॉवरेनिटी रहेगी। ये इसका इंपॉर्टेंस था। दूसरी बात ये है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, जहाँ पे ये गंगा यमुना के दोआब फर्टाइल लैंड में था, ठीक है, कन्नौज। और अगर आप कन्नौज आपके अंडर है इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे मेजर लैंड रूट्स को, कम्युनिकेशन को, जो कि यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया दोनों के बीच भी एस्टैब्लिश करता था, प्लस यहाँ पे अपर गैंजेटिक प्लेन्स के एक्सेस को, ये तीनों भी चीज़ें आप यहाँ पे इसके अंडर कर सकते थे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में मैंने आपको बता दिया है, फर्टाइल एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड है। अगर आपका एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा है यानी कि आपका प्रोडक्शन सरप्लस होगा। अगर आपका प्रोडक्शन सरप्लस हो रहा है यानी कि आपका ट्रेड बहुत अच्छे से होगा, कॉमर्स बहुत अच्छे से होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ट्रेड अच्छा हो रहा है तो आपके पास पैसा भी तो बहुत आएगा, यानी कि रिच सोर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू हमें यहाँ पे दिखता है। सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस में ये है कि जो यहाँ पे सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस को लिखना, सेपरेटली लिखना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट दिखाता है यहाँ पे उस टाइम पे लोगों का कि अगर आप यहाँ पे कन्नौज को कंट्रोल कर रहे हो यानी कि आपके पास पैरामाउंट पावर आ चुकी है नॉर्दर्न इंडिया में, सब आपको मानेंगे, ठीक है। ये तो पार्ट हमने कवर कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं पाला डायनेस्टी से। पाला डायनेस्टी का टाइम पीरियड याद रखना है 750 से लेके 1174 कॉमन एरा का यहाँ पे हमें पाला डायनेस्टी दिखती है। अब इनका हम ओरिजिन देखेंगे और कुछ यूनिक फीचर देखेंगे। 750 का टाइम पीरियड है जब यहाँ पे गोपाला ने इसे फाउंड किया था, ठीक है। अनलाइक मोस्ट इंडियन किंग्स, जो हमारे गोपाला थे इनको इलेक्ट किया गया था। किन्होंने इलेक्ट किया तो बहुत सारे लोकल चीफ्स थे जिनको हम प्रकृतिज या फिर नोबल कह रहे हैं। ऊपर हमने देखा मत्स्य न्याय के बारे में, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसमें यहाँ पे गोपाला के बारे में लिखा हुआ है। उससे हमें पता चलता है कि गोपाल यहाँ पे एक इलेक्टेड किंग आए थे, ठीक है। ये तो अपने आप में बहुत ही अलग बात हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें ये दिखता नहीं है जनरली, तो इसे भूलना नहीं है। पाला का मतलब पता है यहाँ क्या होता है? देखो जितने भी यहाँ पे किंग आएंगे उनके नाम के पीछे आपको पाला लिखा हुआ दिखेगा। पाला का मतलब होता है प्रोटेक्टर। तो गोपाला भी एक तरह के प्रोटेक्टर हुए, धर्मपाला भी यहाँ पे प्रोटेक्टर हुए। इनके बाद यहाँ पे देवपाल आएंगे, महिपाल आएंगे, तो ये सारे पाल यानी कि पाला डायनेस्टी से। और एक पाल आएंगे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो यहाँ पे इनसे बिलोंग नहीं करेंगे, वो अलग है, वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगी। अब देखिए टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है। बंगाल का रीजन तो है ही, बिहार भी है, कुछ आसाम का पार्ट भी आएगा, ओडिशा आएगा और नेपाल आएगा। नेपाल तो यहाँ पे वैसे वसाल थे इनके। वाराणसी भी टेम्पररीली इनके अंडर था। तो ये यहाँ पे इनका टेरिटोरियल एक्सटेंट बन जाता है। और इस टाइम पीरियड पे ये ईस्टर्न इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम के जैसे उभर के आए थे, आगे आए थे। इंपॉर्टेंट पारा रूलर्स में देखो सारे के सारे रूलर्स को हम याद नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें करेंगे। गोपाला को याद रखना है, 750 से लेके 770 का इनका टाइम पीरियड रहा है। 20 साल अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने यहाँ पे राज किया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अपने आप में डायनेस्टी को फाउंड किया था, पाला डायनेस्टी को। इन्होंने अपने पोलिटिकल ऑर्डर को बंगाल के रीजन में, बिहार के रीजन में रिस्टोर किया है। इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स को भी यूनाइट किया है और इस तरह से इन्होंने कोशिश की कि कम से कम अपने रीजन में मैं यहाँ पे स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन ला सकूं। धर्मपाला के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइम पीरियड याद रखेंगे 770 से लेके 810 कॉमन एरा का इनका टाइम पीरियड रहा है। ये इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट के जैसे माने जाते हैं। हमने अभी देखा था कि जो गोपाल थे इन्होंने यहाँ पे पाला डायनेस्टी को फाउंड कर लिया था और अपनी पॉलिटिकल ऑर्डर को रिस्टोर करने की कोशिश की थी बंगाल के रीजन में। लेकिन यहाँ पे धर्मपाल की स्पेशलिटी ये है, खास बात ये है कि इन्होंने ना ही अपने पास जो इनको
अपने फादर से जो चीज़ मिली थी उसे सस्टेन किया, लेकिन इसके साथ साथ इसे एक्सपांड भी किया है, इसलिए हम इनको आर्किटेक्ट बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बिहार, बंगाल और कुछ उत्तर प्रदेश के पार्ट्स, ठीक है, इन सबको यहाँ पे अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया। कन्नौज के एरिया पे भी इन्होंने ऑक्यूपेशन अपना एस्टैब्लिश किया। क्यों? देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ध्रुव जो थे, राष्ट्रकूटा के किंग जो थे, इन्होंने कन्नौज के ऊपर अपना जो साम्राज्य है वो एस्टैब्लिश कर लिया था, लेकिन वहाँ पे किसी को रखा नहीं, और उनको किसी को रखा नहीं और वापस चले आ गए ये, ठीक है, डेक्कन के एरिया में वापस आ गए। फिर यहाँ पे ये जाने के बाद धर्मपाल वहाँ पे गए और उन्होंने यहाँ पे कन्नौज के ऊपर अपने आप को एस्टैब्लिश किया। ऑलराइट, तो ये एक स्पेशलिटी है इनके बारे में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि धर्मपाल के अंडर क्या हुई थी। 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ग्रैंड दरबार एट कन्नौज, दूसरा कन्फ्लिक्ट विद प्रतिहार, तीसरा है पैटर्न ऑफ एजुकेशन, और फोर्थ है यहाँ पे रिलीजियस पॉलिसी। ग्रैंड दरबार यहाँ पे हुआ था कन्नौज में। इसे हम एक तरह से बहुत एक सिम्बॉलिक मानते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे सबॉर्डिनेट रूलर्स आए थे आजू बाजू के देश, मतलब रीजन से, जैसे कि यहाँ पे पंजाब, ईस्टर्न राजस्थान, हिमालय का रीजन है वहाँ से, तो इसे सिंबोलाइज की जैसा देखा जाता है एज अ सुप्रीमसी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ था प्रतिहार के साथ। इंपॉर्टेंट किंग का नाम याद रखना है, नागभट्टा सेकंड। इन्होंने इस टाइम पीरियड पे अपने जो प्रतिहार का पावर है उसे रिवाइव कर दिया था, और धर्मपाल यहाँ पे डिफीट हो गए थे नियर मुंगेर, और फिर इनको फोर्स किया गया कि आप यहाँ पे जल्दी से निकलो कन्नौज से। इसके बाद यहाँ पे ये जो धर्मपाल थे ये पैट्रॉन थे एजुकेशन के। कैसे हमें पता? तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसे रिवाइव करने का इन्होंने काम किया है। ऑलराइट, इसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो आज का जो प्रेजेंट हमारा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारे बिहार में, तो वो आप मोटे मोटे तौर पर रीजन को थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को उन्होंने फाउंड किया। इसमें आपको तांत्रिक बुद्धिज्म का स्पेशलाइजेशन दिखता है, जिसे हम यहाँ पे वज्रयान ये नाम देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें तिब्बतन स्कॉलर्स भी आते हुए दिखते हैं। रिलीजियस पॉलिसी में इन्होंने पैट्रोनेज दिया है महायान बुद्धिज्म को। ऑलराइट, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई धर्मपाल के बारे में। अब यहाँ पे देवपाला के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइम पीरियड इनका है 810 से लेके 850 कॉमन एरा का। देवपाला के अंडर आप ये देखोगे कि पाला डायनेस्टी अपने मैक्सिमम एक्सटेंट तक, ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंट तक पहुंच चुका है। यहाँ पे इन्होंने आसाम का भी रीजन अपने अंडर ला लिया है, जिसे हम प्रज्ञा ज्योतिष कहेंगे। इसके बाद ओडिशा का कुछ पार्ट है, मैंने आपको बताया था नेपाल वसाल थे, तो नेपाल के कुछ पार्ट्स भी इन्होंने अपने अंडर ला लिया, और वाराणसी यहाँ पे टेम्पररी इनके अंडर था। इसके साथ साथ हम देवपाला का, जब भी देवपाला आएगा आपके दिमाग में आपको याद रखना है कि इनके रिलेशन थे साउथ ईस्ट एशिया के साथ। कैसे? तो देखो, एक शैलेंद्र रूलर है श्रीविजया की। श्रीविजया मतलब हमारा जो अभी का सुमात्रा रीजन है, ठीक है, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, थोड़ा सा इमेजिन करो। तो सुमात्रा का जो रीजन है वहाँ पे शैलेंद्र ने एम्बेसी भेजी थी देवपाला के यहाँ पे, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें परमिशन चाहिए, हम यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज बनाना चाहते हैं नालंदा में, और इन्होंने यहाँ पे 5 विलेजेस के लिए मेंटेनेंस के लिए भी हेल्प की थी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि इनकी मैरीटाइम और कल्चरल टाइज रहे होंगे शैलेंद्र यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ। के बाद यहाँ पे लैटर पाला रूलर्स आते हैं। लैटर पाला रूलर्स में हमें दो लोगों को याद रखना है। सबसे पहले तो आएंगे हमारे महेंद्रपाल। महेंद्रपाल ने कोशिश की, लेकिन प्रतिहार के साथ इनका झगड़ा हो रहा था। बंगाल का कुछ रीजन इन्होंने सस्टेन कर लिया, लेकिन इनका बंगाल का जो वेस्टर्न पार्ट था ये हार गए प्रतिहार से। और इनके बाद देवेंद्र पाल के बाद यहाँ पे शूरपाल फर्स्ट आते हैं इनको यहाँ पे सक्सीड करने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें पाला डायनेस्टी का डिक्लाइन दिखता ही है, डिक्लाइन हो ही रहा है, अंटिल यहाँ पे फिर महिपाल फर्स्ट आएंगे और फिर से आपका थोड़ा सा रिवाइवल दिखेगा पाला डायनेस्टी का, वो अलग बात है। लेकिन इनके टाइम पीरियड में यहाँ पे आपको डिक्लाइन ही दिखेगा। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वैसे पालास का? पालास यहाँ पे डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन करते थे और पार्टली जो चीज़ें थी वो फ्यूडेटरीज के थ्रू कंट्रोल होती थी, जिसे हम सामंत कहते हैं। अब देखिए यूनिट्स को हमको याद रखना है, यूनिट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो आती है भुक्ति। भुक्ति को हम यहाँ पे प्रोविंस कहेंगे। आपको पेपर में प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, बेसिक यूनिट्स ये नहीं लिखने हैं। अगर आपको कहीं पे भी मेंशन करना है, लिखना है, तो आप यही कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। भुक्ति यूज़ करेंगे आप, मंडल या फिर आप इसको विषय कहते हैं। विषयपति हमने देखा था, राइट। तो यहाँ पे भुक्ति को याद रखना है। यूनिट है, कैसा यूनिट है, इसको हम प्रोविंस के जैसे नाम दे सकते हैं, प्रोविंस के जैसे इसे समझ सकते हैं। और इनके जो ऑफिसर होते हैं जो इस पर्टिकुलर यूनिट को देखते हैं, संभालते हैं, उसे हम उपारिक कहते हैं। आप इंग्लिश में अगर वर्ड देखना चाहते हैं तो इसे आप प्रोविंशियल गवर्नर भी बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मंडल आता है या फिर विषय आता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे सकते हैं, ये इक्विवेलेंट होता था डिस्ट्रिक्ट के। और यहाँ पे विषयपति या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हेड होते थे वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट
काम करते थे और हेड हुआ करते थे। इसके बाद पट्टला आता है। पट्टला को आप सब डिस्ट्रिक्ट के जैसे दे सकते हो, कोई नाम वैसे यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन पट्टला का एक आप यूनिट के जैसे नाम याद रखो, क्योंकि अगर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ ले, यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 बार पूछ चुकी है अब तक, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद विलेज है। विलेज एक तरह का बेसिक यूनिट है, और यहाँ पे जो ऑफिसर है इसके, जो हेड कर रहे हैं इसको या फिर फंक्शन देख रहे हैं, उनको हम यहाँ पे विलेज हेडमैन कहेंगे या फिर ग्रामा महाराजन। ठीक है, एल्डर होते हैं ये जनरली। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन दिख जाएगा पाला में। कल्चर कैसा था पाला के अंडर? सबसे पहले तो हमें बहुत सारे लर्निंग के सेंटर्स दिखते हैं। नाम हमेशा याद रखना है आपको, नालंदा और विक्रमशिला भूलना नहीं है, और न्यूमरस बुद्धिस्ट महाविहार्स भी होते थे। इसके बाद यहाँ पे रिलीजन में हमें पैट्रोनेज दिखता है, जैसे महायान बुद्धिज़्म को पैट्रोनेज मिला है। इसके बाद यहाँ पे सपोर्टर्स हमें दिखते हैं वज्रयान बुद्धिज़्म के भी, और हिंदुइज्म की तरफ भी इनका टॉलरेंस था। तो ऐसा नहीं है कि सब्जुगेशन वगैरह इन्होंने किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हमें इंटरनेशनल कल्चरल रिलेशंस दिखते हैं, जैसे कि तिब्बत के साथ, नेपाल, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया। अभी हमने इसका पॉइंट देखा था कि शैलेंद्र रूलर ने, जो श्री विजय के रूलर थे, अपने एम्बेसी भेजी थी। अब इसके बाद बहुत सारे तिब्बतन मॉन्क्स हैं जिन्होंने यहाँ पे नालंदा और विक्रमशिला में आके शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद यहाँ पे हमें फॉरेन अकाउंट्स भी दिखते हैं, जैसे कि सुलेमान एक तरह से अरब मर्चेंट रहे हैं। इन्होंने इंडिया को 851 कॉमन एरा में विजिट किया था। ठीक है, ये इनको यहाँ पे पाला किंगडम को कहते हैं रूमा मतलब ये एक तरह का वर्ड है जो शायद धर्मपाल के लिए यूज़ किया गया होगा। ये यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे पाला आर्मी की स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है, इसकी तारीफ़ करते हैं। ये मेंशन करते हैं कि किंग के पास बहुत सारे वॉर एलिफेंट्स है। ऑफ कोर्स एग्जैजरेटेड फिगर इन्होंने दी है यहाँ पे 50,000 की, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे पर्सनल जो है ये एम्प्लॉय किए गए हैं यहाँ पे, जो रॉयल एस्टैब्लिशमेंट को मेंटेन करते हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद यहाँ पे हमारे गुर्जर प्रतिहार आते हैं। इनका टाइम पीरियड है 730 से लेकर 1036 कॉमन एरा का। गुर्जर प्रतिहार यहाँ पे मैंने आपको बताया था 3 इंपीरियल किंगडम्स नॉर्थ इंडिया में इमर्ज हुए थे, उसमें से एक है गुर्जर प्रतिहार। यहाँ पे ये क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में तो करती ही है कंट्रोल करने के लिए कन्नौज को, लेकिन इसके साथ साथ ये अरब को भी रेजिस्ट करते हैं। तो अरब को रेजिस्ट करने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का रहा था। इसके साथ साथ इन्होंने हिंदू रिलीजन को भी पैट्रोनेज प्रोवाइड की है, और संस्कृत लिटरेचर में काम हो पाया है इनकी वजह से। ओके, तो ये यहाँ पे एक्ट कर रहे थे एज अ पॉलिटिकल बफर। तो ये यहाँ पे खासियत है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की। ओरिजिन क्या है इसका? देखो, जो गुर्जर प्रतिहार है ये यहाँ पे जो इनका जन्म या फिर ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि गुजरात्र, ठीक है, गुजरात्र नाम का रीजन है जो हम साउथ वेस्टर्न राजस्थान में देखते हैं। देखो, गुजरात के साथ यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना। गुजरात्र ये एक तरह का रीजन है, कहाँ पे है? साउथ वेस्टर्न राजस्थान में रीजन है, वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। इनिशियली ये यहाँ पे लोकल चीफ के जैसे काम कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया था जब सेंटर यहाँ पे वीक हो जाता है तो लोकल चीफ्स अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं। इट इज़ इनएविटेबल, जो पास्ट में है पास्ट में भी हुआ है, और अगर फ्यूचर में किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फ्यूचर में भी ये चीज़ होगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे कुछ थेरीज दी है, जैसे कि सबसे पहले जो थ्योरी है इसे हम कहेंगे रीजनल थ्योरी। तो रीजनल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो गुर्जर प्रतिहार से ये यहाँ पे गुजरात राजस्थान के रीजन से ओरिजिनेट हुए थे, और मोस्ट एक्सेप्टेबल व्यू भी है। फॉरेन ओरिजिन भी यहाँ पे थ्योरीज है, जैसे कि कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो ये कहते हैं कि ये फॉरेन ट्राइब रही होगी। अब देखिए, जब आप पेपर में भी लिखते हो, अभी मुझे ये पॉइंट याद आया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, पेपर में भी अगर आप लिखते हो तो ऐसा नहीं लिखना कि जैसे ये आपका ओपिनियन है, ऐसा कभी भी नहीं लिखना। मे बी ऐसे आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो कि कुछ स्कॉलर्स का कहना है, सम एक्सपर्ट्स थिंक दिस वे, या फिर सम स्कॉलर्स एसोसिएट देम, ऐसा कुछ कह के आप लिख सकते हो। नेवर राइट एज इफ यू नो इट, या फिर आप इसमें बिलीव करते हो। ओके, ऑलराइट। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इंडिजिनियस क्षत्रिय
रहे होंगे, वहाँ से ही इनका ओरिजिन हुआ होगा। ऐसे कुछ नेटिव इंडियन रूलिंग लिनिएज हो सकती है, ऐसा भी माना जाता है, लेकिन सबसे जो एक्सेप्टेड व्यू है वो रीजनल थ्योरी का व्यू है। ऑलराइट, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन्होंने यहाँ पे अरब्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था। तो ये पहली बात जो हमें याद रखनी है इसमें वो है बैटल ऑफ राजस्थान, जो कि लड़ी गई थी 738 कॉमन एरा में। यहाँ पे अरब आर्मीज आई थी सिंध रीजन से, पर ये पूरी तरह से डिसाइसिवली हार गई। किसने डिफीट किया इसे? यहाँ पे ये डिफीट हुए हैं गुर्जर प्रतिहार के द्वारा। ऑलराइट, सिग्निफिकेंस क्या है इसका? लार्ज स्केल अरब एक्सपांशन होते होते रुका नॉर्दर्न इंडिया में। समझ में आया? ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इस वजह से हमने यहाँ पे कल्चरल ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट किया है और हमने यहाँ पे इंडिजिनस किंगडम को अलाउ किया कि हाँ आप यहाँ पे है, इंडिजिनस किंगडम यहाँ पे फ्लरिश करेंगे इंडिया में। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके बाद इम्पोर्टेंस देख लीजिए, सिग्निफिकेंस पता होना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे प्रतिहार रूलर्स का। सबसे पहले तो है नागभट्टा सेकंड। मैंने आपको बताया था नागभट्टा सेकंड ही है जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है प्रतिहार पावर को रिवाइव करने के लिए। इन्होंने यहाँ पे धर्मपाल को मुंगेर रीजन में डिफीट कर दिया था, वो हमने ऊपर देखा जब हम धर्मपाल के बारे में पढ़ रहे थे। और इसके साथ साथ इन्होंने कन्नौज के ऊपर फिर से अपना जो इन्फ्लुएंस है ये रिकवर कर लिया। इनके बाद यहाँ पे आते हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना है 836 से लेके 885 कॉमन एरा के टाइम पीरियड में ये यहाँ पे रहे हैं। ये ग्रेटर रूलर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार के। अचीवमेंट में क्या है? सबसे पहले तो इन्होंने रिकवर किया है कन्नौज का एरिया, यहाँ पे टाइम पीरियड है 836 कॉमन एरा का, और फाइनली इसे एस्टैब्लिश किया और बनाया अपना इम्पीरियल कैपिटल। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी अथॉरिटी को एक्सटेंड किया अलग अलग रीजन में, जैसे कि राजस्थान, मालवा, गुजरात, पंजाब और अपर गैंजेटिक प्लेन के रीजन को। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने राष्ट्रकूटा के साथ भी बहुत सारी बैटल्स लड़ी है। ऑलराइट, पर्टिकुलरली जो नर्मदा का रीजन हमने देखा था उस रीजन में। मिलिट्री की अगर बात करूँ तो प्रतिहार के पास बहुत अच्छी कैवलरी थी। ऑलराइट, फेमस थी थ्रू आउट एशिया में। यहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस को इंपोर्ट किया जाता था। हॉर्स कहाँ से आते थे? घोड़े ये लाते थे अरेबिया से और सेंट्रल एशिया से। अगर रिलीजन की बात की जाए तो आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, इन्होंने यहाँ पे टाइटल अडॉप्ट किया था आदिवराह का। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलता है? तो इनके टाइम पीरियड के बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं और उस कॉइन के ऊपर यहाँ पे आदिवराह बनाया हुआ मिला है, उससे हमें पता चलता है। तो मतलब वैष्णव या कि डिवोटी ये रहे होंगे, तो ये हमें रिलीजन से पता चलता है। महेंद्रपाल की अगर हम बात करें, महेंद्रपाल फर्स्ट की, तो इन्होंने यहाँ पे एम्पायर को प्रिजर्व किया है। इसके साथ साथ मगध और नॉर्दर्न बंगाल के रीजन के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश किया है। एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर की अगर बात की जाए तो मैंने आपको वैसे भुक्ति, मंडल और विलेज के बारे में बता दिया है, तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी वो चीज़ें हैं। भुक्ति में हमें प्रोविंस मिलेंगे जिससे के जो ऑफिसर है वो उपारिक रहेंगे। मंडल और विषय में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रहेंगी जिसके यहाँ पे जो ऑफिसर है उनको हम कहेंगे विषयपति। और विलेज में यहाँ पे ये बेसिक यूनिट रहेगा जहाँ पे जो ऑफिसर है वो रहेंगे विलेज हेडमैन। ओके, मिलिट्री में आपको इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट्स ये सारे दिखेंगे। स्पेशल फीचर अगर हम इसका देखें तो बेस्ट कैवलरी हमें यहाँ पे दिखे हैं अमंग द कंटेम्प्रेरी इंडियन किंगडम्स। कल्चर की अगर हम बात करें तो फेमस संस्कृत पोएट का हमें याद रखना है नाम, इनका नाम है राजशेखरा। राजशेखरा जो है ये कंटेम्प्रेरी रहे हैं इन द कोर्ट ऑफ महिपाल। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजशेखर जो है या फिर राजशेखरा जो, जैसे भी आपको याद रखना है, ये किसके कंटेम्प्रेरी रहे थे, या फिर महिपाल की जगह पे किसी और किंग का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि ये दोनों यहाँ पे कंटेम्प्रेरी रहे थे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई इंपॉर्टेंट पोएट रहे हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट रहे हैं किसी किंग के टाइम पीरियड में, तो वो कौन से थे वो याद रखना ज़रूरी है। सो यहाँ पे राजशेखर और महिपाल कंटेम्प्रेरी रहे हैं। प्रतिहार ने बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड किए हैं, जो हम यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के बारे में जब पढ़ेंगे तब टेम्पल्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक फीचर है जो बिल्कुल याद रखना है वो ये है कि नागरा स्टाइल का हमें इन्फ्लुएंस दिखता है। और वैसे मैंने आपको बताया भी था कि नागरा स्टाइल्स का जो एन है तो एन और एन नॉर्थ इंडिया, तो नागरा स्टाइल नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें दिखता है टेम्पल्स के ऊपर। इस तरह से आपको याद रखना है। इनकी डिप्लोमेसी भी स्पेशल है। इन्होंने
जो अब्बासिद खलीफेट है इनके साथ अपने कॉन्टेक्ट्स को मेंटेन करके रखा था। इंपॉर्टेंट इंडियन स्कॉलर्स थे जो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट थे। इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ों को ट्रांसमिट किया है अरब वर्ल्ड में, ठीक है। फॉरेन अकाउंट्स में हमें अल मसूदी के बारे में याद रखना है। इन्होंने इंडिया को, वेस्टर्न इंडिया को पर्टिकुलरली विजिट किया था। 915 से लेकर 916 कॉमन एरा का इनका टाइम पीरियड रहा है। प्रतिहार किंगडम है, ये इनको अल ज़जर कहते हैं, तो दोनों भी सेम ही है। प्रतिहार किंगडम इनको ये नाम दे रहे हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ ये नोट करते हैं कि इनका जो एम्पायर था ये बहुत बड़ा था। 4 ग्रेट आर्मीज़ यहाँ पे थी। एक्सीलेंट कैवलरी के बारे में यह यहाँ पे लिखते हैं। पर आप क्वेश्चन ये आता है कि प्रतिहार का डिक्लाइन हुआ क्यों। सबसे पहला तो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है कि राष्ट्रकूटा का इन्वेजन हो गया था और जो मेन किंग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इनका नाम है इंद्र द थर्ड। इंद्र थर्ड, इनका टाइम पीरियड है 915 से लेकर 918 कॉम्पर एरा का। इन्होंने यहाँ पे कन्नौज को कैप्चर किया और पूरी तरह से डेवास्टेट कर दिया। तो इंद्र द थर्ड का नाम याद रखना है, राष्ट्रकूटा का इन्वेजन। दूसरी बात है लॉस ऑफ गुजरात। तो यहाँ जैसे ही गुजरात का इनका कंट्रोल चला गया अपने हाथों से, तो इसके साथ साथ जो मैरीटाइम ट्रेड था ये भी पूरी तरह से कम हो गया और इस वजह से मैरीटाइम कम हुआ तो ट्रेड भी कम हुआ। ट्रेड कम हुआ तो इनको जो पैसे आ रहे थे वो भी कम हो गए, तो हमें जो रेवेन्यू है उसमें डिक्लाइन मिलता है। इसके बाद जो कृष्ण थर्ड है ये मेन रीज़न बने हैं प्रतिहार के डिक्लाइन का, ठीक है। 963 का टाइम पीरियड आपको याद रखना है, तो इसे ऐसे याद रखना कि कृष्ण थर्ड है ना, तो ऐसे नीचे नीचे जा रहा है। 9 से कम कौन है, 6 है। 6 से कम कौन है, 3 है। तो जैसे कृष्णा आए तो इन्होंने बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया है प्रतिहार को। तो ये टाइम पीरियड इस तरह से आप नीचे नीचे जा रहा है, इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। 9, 6 एंड 3, सो 963 कॉमन एरा। इसके बाद हमें रीजनल पावर का भी सिमिलर टाइम पीरियड में राइज दिखता है। कुछ मैंने आपको बताया था सेंट्रल की अथॉरिटी थी वो थी, लेकिन इसके साथ साथ फ्यूडेटरिस्ट भी तो थे जो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको चौहान, परमार, चंदेलाज, गुहिलाज, सोलंकीज और तोमर्स दिखेंगे। अब इन सब का नाम आपको याद रखना है क्योंकि हम राजपूत के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिहार का यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है और प्रतिहार के रीजन में से ही हमें कुछ फॉर्मल फ्यूडेटरीज दिख रहे हैं जो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट बन भी जाते हैं फ्यूचर में। तो इनके नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चौहान, परमार्स, चंदेलाज, गुहिलाज, सोलंकीज एंड तोमर्स, ये सारे आपको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे राजपूत के बारे में पढ़ना। इसके बाद यहाँ पे ट्राइपेटाइट स्ट्रगल होती है कन्नौज के ऊपर। 8th एंड 10th सेंचुरी कॉमन एरा में मैंने आपको बताया था प्रोलॉन्ग कंटेस्ट हुआ है पालास, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटास के बीच कि कौन यहाँ पे कन्नौज को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे रीजन मैंने दे दिया है, क्रोनोलॉजिकल फ्लो भी दे दिया है, किस तरह से चीज़ें हुई थी। तो ये आपकी रिवीजन के लिए सारी दी है, तो प्लीज़ इसे एक बार आप रिवाइज कर लेना। ऑलराइट, अब यहाँ पे इस तरह से हमने रिवीजन कर लिया है। अब स्टार्ट होती है यहाँ पे राजपूत एज। राजपूत एज में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले जो मेजर राजपूत डायनेस्टीज है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे सोसाइटी किस तरह की रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से हो रहा था। टाइम पीरियड इनका है 7th to 12th सेंचुरी कॉमन एरा का। राजपूत एज का टाइम पीरियड आपको याद रहेगा 7 से 12, इस तरह से आप कुछ करके याद रख लो कि राजपूत एज यहाँ पे है। ऑलराइट, नॉर्दर्न इंडिया से हम इसे स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिकल पावर वाज डोमिनेटेड बाय न्यूमरस राजपूत डायनेस्टीज, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है। और इसी के ही साथ हम देखते हैं कि जो टर्किश कॉन्क्वेस्ट है नॉर्थ इंडिया का, ये भी यहाँ पे ख़त्म होते हुआ दिखता है। 1206 कॉमन एरा का ये टाइम पीरियड है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि हमें रीजनल किंगडम का राइज दिखेगा। इसके बाद जो पैन इंडियन एम्पायर है इसमें आपको डिक्लाइन दिखेगा। फ्यूडल पॉलिटी जिसे हम सामंत सिस्टम बोल रहे हैं, इसका ग्रोथ मिलेगा। मैग्निफिसेंट टेम्पल्स और फोर्ट्स है, इसके बारे में हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद संस्कृत और रीजनल लिटरेचर को भी देखेंगे। फ्रीक्वेंट वॉरफेयर हो रहे हैं, जो राजपूत है अपने आप में ही झगड़े कर रहे हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एक प्रॉपर ऐसा पर्टिकुलर स्टेट नहीं है वो इमर्ज होके आ जाए कि हाँ ठीक है मैं यहाँ पे सुप्रीम रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो यूनाइटेड पॉलिटिकल फ्रंट है वो हमें नहीं दिखेगा। ऑलराइट, स्पेशली टर्किश इन्वेजर के अगेंस्ट। ऑलराइट, ये आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखना कि हम राजपूत एज के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राजपूत के जो किंगडम से यही यहाँ पे इमर्ज होंगे। बाकी के नॉन राजपूत रीजनल पावर्स भी आपको यहाँ पे इमर्ज होती हुई दिखेगी। पर्टिकुलरली जो हमारा साउथ इंडिया का पार्ट है या फिर डिक्कन का जो रीजन है वहाँ पे।
और यहाँ पे पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं नॉर्दर्न इंडिया का। 11th सेंचुरी का टाइम पीरियड चल रहा है, अच्छे से याद रखो। 11th सेंचुरी का टाइम पीरियड चल रहा है। क्या हो रहा है अभी यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे आपको 1050 कॉमन एरा में नॉर्थ इंडिया डिवाइड होते हुए दिख रहा है। किस में डिवाइड हो रहा है? बहुत सारे स्मॉल सेवरल राजपूत किंगडम्स में। मैंने आपको नाम बताया था, चाहमांस, ठीक है, चंदेलाज एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ये तो हमने देख लिया। तो रीजन देख लेते हैं, डायनेस्टीज देख लेते हैं। रीजन में सबसे पहले तो दिल्ली आएगा। दिल्ली में आपको मिलेंगे तोमर्स। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें सारी की सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीजन है वो हम याद रखेंगे, और यहाँ पे कौन हमें उस टाइम पीरियड में दिख रहा है उसे याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दिल्ली में मैंने आपको बताया तोमर्स रहेंगे। इसके बाद अजमेर और जो सांभार का रीजन है, यहाँ पे आपको चाहमांस या फिर चौहान, चाहमान हो या चौहान हो, दोनों भी एक ही है, ऐसे आपको समझना है। मेवाड़ के रीजन में आपको गुहिलास दिखेंगे, बाद में ये यहाँ पे सिसोदिया बन जाएंगे, वो अलग है। इसके बाद यहाँ पे गुजरात में यहाँ पे आपको जो चालुक्यास है वो दिखेंगे, सोलंकीज, ये क्या है ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। इसके बाद यहाँ पे मालवा का रीजन होगा, यहाँ पे आपको परमार दिखेंगे। बुंदेलखंड के रीजन में आपको चंदेलास दिखेंगे। कन्नौज और वाराणसी के रीजन में आपको गढ़वाल्स दिखेंगे, और मारवाड़ के रीजन में आपको राठौर दिखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि रीजन कौन सा है और यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी आपको इमर्ज होती हुई दिख रही है। ऑलराइट, ठीक है। अब ये बाद में कैसी चीज़ें चेंज होती है ये मैं आपको बताऊंगी। राजपूत का भी ओरिजिन देख लेते हैं। देखो, जब हम राजपूत की ओरिजिन की बात करते हैं तो डिफरेंट थेरीज है यहाँ पे। कुछ माइथोलॉजिकल थेरीज है, कुछ फॉरेन ओरिजिन की थेरीज है। जैसे कि यहाँ पे एक अंगिकुल नाम की थेरी है। इसके अकॉर्डिंग ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि जो राजपूत है इनका जो इमर्जेंस है ये हुआ है सैक्रिफिशियल फायर के थ्रू। अब यहाँ पे ये जो सैक्रिफिशियल फायर है ये माउंट अबू जो है राजस्थान में, तो वहाँ से हुआ था। ये यहाँ पे सेज वशिष्ठ ने मतलब परफॉर्म किया था, वहाँ से ये हुआ था। इस तरह की यहाँ पे स्टोरी है, और इस सैक्रिफिशियल फायर को ही हम यहाँ पे अंगिकुल कहते हैं, और इस थेरी को कहते हैं अग्निकुल थेरी। ऑलराइट, तो अग्निकुल थेरी समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पे सोलर और लूनार लिनिएज थेरी भी है। ऐसे बहुत से लोग हैं, डिसेंडेंट्स है, जो यहाँ पे क्लेम करते हैं कि जो सूर्य वंश है, जिसे हम सोलर डायनेस्टी कहेंगे, वहाँ से आपको इनका ओरिजिन दिखेगा, जैसे कि सिसोदियाज या फिर गुहिलास। इसके बाद यहाँ पे चंद्रवंश है, जिसे हम लूनार डायनेस्टी कहते हैं, तो ये अलग थेरी होगी। इसके बाद फॉरेन ओरिजिन थेरी है, जहाँ पे कुछ जो हिस्टोरियंस है ये सजेस्ट करते हैं कि इनका डिसेंट में भी शाकाज, कुशानाज, हुन्स जो आए थे, जिनका इन्वेजन हुआ था, हमने पढ़ा भी था इनके बारे में, इनके थ्रू शायद हुआ हो, ठीक है। या फिर जो बाकी के सेंट्रल एशियन ट्राइब्स है वहाँ से ये आए हो। इसके बाद शायद इवेंचुअली टाइम के साथ साथ अपने आप को इन्होंने अपने आप को मिला लिया हो इंडियन सोसाइटी के साथ, ठीक है, एसिमिलेट कर लिया हो, तो ये भी बोला जाता है। कुछ मॉडर्न हिस्टोरिकल व्यू भी है। अकॉर्डिंग टू मोस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस, ठीक है, ये बिलीव करते हैं कि राजपूत शायद कोई एक सिंगल एथनिक ग्रुप नहीं रहा होगा, ये इनका दावा है। इनकी जो आइडेंटिटी है ये टाइम के साथ इवॉल्व हुई होगी, इसके साथ साथ धीरे धीरे ये इंटीग्रेट हुए होंगे। इनका ये कहना है कि एंशियंट क्षत्रिय फैमिलीज़, लोकल चीफ्स या फिर ट्राइबल रूलर्स, फ्यूडेटरीज या फिर कोई फॉरेन ग्रुप्स जो यहाँ पे आए थे, इनके थ्रू शायद इन सब को मिला के हम यहाँ पे इनका ओरिजिन हुआ होगा। तो ये सारे ओरिजिन की बातें हैं। आई होप मोटे तौर पे आपको समझ में आ गई है। इसके बाद हम राजपूत सोसाइटी देख लेते हैं कैसी थी। यहाँ पे इसका जो मीनिंग है, ओरिजिनल मीनिंग है, इसका मतलब होता है सन ऑफ द किंग। ग्रेजुअली ये जो चीज़ है ये हेरिडिटरी बन जाती है। इसके बाद यहाँ पे कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी हमें दिखती है, इतना ज़्यादा चीज़ें रिजिड नहीं हुआ करती थी। ओके, इसके बाद हमें याद रखना है कयस्था कास्ट के बारे में। ये शुरुआती में तो रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे, डिफरेंट कास्ट से ये आए थे, बाद में एक बन गए, हेरिडिटरी बन गए, अलग अलग काम करते थे, जैसे कि रिकॉर्ड कीपिंग करना, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखना, सेक्रेटेरिएट वर्क करना वगैरह वगैरह। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूलर राजपूत डायनेस्टीज़ है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे तोमार डायनेस्टी से। टाइम पीरियड याद रखेंगे 736 से लेके 1152 कॉमन एरा का इनका टाइम पीरियड रहा है। रीजन है इनका दिल्ली हरियाणा का। कैपिटल आपको याद रखनी है अनंतपुर। बाद में ये यहाँ पे लालकोट बन गई थी, दिल्ली की लालकोट। दिल्ली आपको बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता होगा इसके बारे में। ये बिल्ड की गई थी
यहाँ पे अनंगपाल तोमर सेकंड के द्वारा, ठीक है। ये पहली अर्लीस्ट, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो रीजन है इसे हम यहाँ पे फोर्टिफाइड सिटी कहते थे दिल्ली की, ठीक है। अर्लीस्ट टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1052 कॉमन एरा का ये टाइम पीरियड रहा है। बाद में ये डिफीट किए जाते हैं चौहान्स के द्वारा। इसके बाद गुहिलाज आते हैं, गुहिलाज है मेवाड़ के। टाइम पीरियड याद रखेंगे 728 से लेके 1303 कॉमन एरा का इनका टाइम पीरियड रहा है। कैपिटल है नगदा, अहर, और बाद में यहाँ पे चित्तौड़ भी बन गई थी। बप्पा रावल यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। यहाँ पे इनको हम एसोसिएट करेंगे विद दैट ऑफ द चित्तौड़ फोर्ट, और यहाँ पे इन्होंने अरब एक्सपांशन को रेजिस्ट किया था। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि हमें डिवीजन दिखता है, 2 डिविजन दिखते हैं एक्चुअली। सबसे पहले तो ये है कि जो सीनियर ब्रांच थी, इसे जो सीनियर ब्रांच में चले गए थे, तो ये यहाँ पे होता है ये चित्तौड़ से, तो इन लोगों को इन्होंने कहा रावल। और जो जूनियर ब्रांच थी तो ये थी सिसोदा से, ठीक है। टाइटल इसको था राणा। तो आपको याद रखना है जो रावल है ये यहाँ पे सीनियर ब्रांच से आती है, चित्तौड़ से इसका एसोसिएशन है। और जब भी आप राणा देखोगे तो याद रखना है कि ये जूनियर ब्रांच है और ये सिसोदा से आपको एसोसिएट करके रखना है, ठीक है। तो आपको बाद में ये सिसोदिया डायनेस्टी भी दिखेगी। तो इस तरह से आपको इस ओरिजिन से इस चीज़ को याद रखना है कि हाँ डिवीजन हुआ था। इसके बाद आता है चाहमान, या फिर आप इसे चौहान भी कह सकते हो। तो चाहमान या फिर चौहान डायनेस्टी, टाइम पीरियड याद रखना है 6th सेंचुरी कॉमन एरा से लेके 1192 कॉमन एरा का इनका टाइम पीरियड रहा है। तो सी को हम ऐसे लिखते हैं, सी से चौहान तो है ही, तो सी से 6 सेंचुरी, इस तरह से आप याद रख सकते हो। इनकी कैपिटल शिफ्ट हुई है, अजय राजा सेकंड ने की थी। पहले शाकंभरी याद रखनी है, शाकंभरी या फिर संभाल, और अजय मेरू। तो शाकंभरी और अजय मेरू याद रहेगा। इसके बाद इन्होंने एक्सपांशन किया था, जो हमने तोमर्स देखे थे, दिल्ली को यहाँ पे कैप्चर किया गया तोमर से, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें याद रखेंगे। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान थर्ड की स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इन्होंने यहाँ पे जो चंदेला थे ये डिफीट हो गए हैं। नाम याद रखना है बैटल का, बैटल ऑफ महोबा, ठीक है। 1182 कॉमन एरा में हुई थी, डिफीटेड चंदेलास, ये याद रहेगा। दूसरा हुआ था यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, इन्होंने यहाँ पे डिफीट किया था मोहम्मद घुरी को, ठीक है। पर ये सिर्फ फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन जो हुई थी वहाँ पे डिफीट हुए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये अनफॉर्चुनेटली सेकंड बैटल ऑफ तारिन हार गए, 1192 कॉमन एरा में हुई थी। और इस वजह से यहाँ पे हमें राजपूत की सुप्रीमेसी का डिक्लाइन दिखता है। तो ये यहाँ पे 2-3 जो बैटल्स है ये याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे गढ़वाल्स आते हैं कन्नौज के, 1089 से लेके 1192 कॉमन एरा पे इनका टाइम पीरियड रहा है। चंद्रदेव यहाँ पे इसके फाउंडर रहे हैं। ग्रेटेस्ट किंग की अगर बात करूँ, रूलर की बात करूँ, तो इनका नाम है गोविंद चंद्र, ठीक है। जयचंद्र जो है ये लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। ये यहाँ पे डिफीट हो गए थे मोहम्मद घुरी के द्वारा। ऑलराइट, याद रखना है आपको, बैटल का नाम है बैटल ऑफ चंदवार। 1194 कॉमन एरा का ये टाइम पीरियड रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे सोलंकीस के बारे में पढ़ लेते हैं ऑफ गुजरात। तो इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स है एक्चुअली, जो आपको याद रखने हैं, जो पूछे जा सकते हैं, पूछने लायक फैक्ट्स है। जैसे देखो, सबसे पहले तो फाउंडर इसके है मूल राजा। कैपिटल यहाँ पे रही थी अहिरवारा, पटना का जो रीजन है वो। भीमा फर्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट किंग रहे हैं। इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ कि जो मोहम्मद गजनी थे, इन्होंने यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल को अटैक कर लिया था। 1025 का कॉमन एरा का इनका टाइम पीरियड रहा है। इसके बाद जो कर्ना है, इन्होंने यहाँ पे कर्नावती को फाउंड किया था। तो कर्ना ने कर्नावती को फाउंड किया अपने नाम पे ही, ऐसे आप थोड़ा समझ सकते हो, अहमदाबाद के पास। इसके बाद जो आर्किटेक्चर है, रानी की वाव के बारे में आपने पढ़ा होगा, राइट। रानी की वाव के ऊपर क्वेश्चन भी आया है। तो ये यहाँ पे बिल्ड किया गया था क्वीन उदयमती के द्वारा। तो ये यहाँ पे जो फैक्ट्स है ये याद रहने चाहिए। इसके बाद चंदेलास के बारे में पढ़ लेते हैं। बुंदेलखंड के 9th सेंचुरी के से लेके 13th सेंचुरी कॉमन एरा का इनका टाइम पीरियड रहा है। कंट्रीब्यूशन में इन्होंने मैग्निफिसेंट खाजुराहो टेम्पल को बनाया था। 930 से लेके 10830 कॉमन एरा का इनका टाइम पीरियड रहा है। खाजुराहो टेम्पल के बारे में हम डिटेल में देखेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर का। तो अगर आपको कहीं पे भी टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो ऑफकोर्स आप यहाँ पे नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में लिखेंगे, वेसारा के बारे में लिखेंगे, द्रविड़ा के बारे में लिखेंगे, लेकिन आपको 2-2 एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर में खाजुराहो टेम्पल का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे परमार्स आते हैं मालवा के। कैपिटल इनका रहा था धरा, उज्जैन।
राजा भोजा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। टाइम पीरियड है 1010 से लेके 1055 कॉमन एरा का। ये स्कॉलर किंग रहे थे। इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया था। बहुत सारे टेम्पल्स भी इन्होंने बनाए हैं, जैसे कि भोजेश्वर टेम्पल है भोजपुर में, तो ये इनके द्वारा बनाया गया था। प्लस यहाँ पे इन्होंने संस्कृत लर्निंग को भी बढ़ावा दिया, प्रमोट किया था। ऑलराइट, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री की बात करूँ तो यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम हमें मिलती है। किंग, फिर इसके बाद सामंत जिनको हम फ्यूडेटरीज बोलते हैं, इनके बाद यहाँ पे कुछ प्रोविंशियल ऑफिशियल्स आते हैं, इसके बाद हमें विलेज हेडमैन दिखते हैं, और इसके बाद कुछ हाई लोकल ऑटोनॉमी हमें दिखती है। मिलिट्री की अगर बात करूँ तो अच्छे से इन्होंने इन्फेंट्री को बना के रखा था। कैवलरी, वॉर एलिफेंट्स हमें मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो पर्सनल लॉयल्टी थी यहाँ पे चीफ्स के तरफ। ओके, हीरोइक वॉरफेयर्स इन्होंने लड़े। हीरोइक वॉरफेयर्स के लिए तो राजपूत बहुत अच्छे से माने जाते हैं, फेमस ही है, राइट। फोर्ट बेस्ड डिफेंस यहाँ पे हमें दिखता है। लिमिटेड कोऑर्डिनेशन था बिटवीन द किंगडम्स। ऑलराइट, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जो राजपूत से ये फेल क्यों हो गए अगेंस्ट द टर्क्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पॉलिटिकल रीज़न ये है कि कोई पॉलिटिकल यूनिटी थी ही नहीं इन रीजन के बीच। बहुत सारी राइवलरी थी, बाहर के लोगों से तो थी ही, लेकिन अपने आप में भी राजपूत लड़ रहे थे, तो कोई आपको एकता नहीं मिलती है, यूनिटी नहीं मिलती है। कंटिन्यूस राइवलरी हमें दिखती है और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर आपकी यहाँ पे राइवलरी ही खत्म नहीं हो रही है तो कहाँ से आप कोऑर्डिनेशन करेंगे, बात ही नहीं बनती है ना। इसके बाद मिलिट्री की अगर बात करें तो ये हेवीली एलिफेंट्स के ऊपर डिपेंड करते थे, ठीक है। लिमिटेड माउंटेड आर्चरी इनके पास थी और कंजर्वेटिव टैक्टिक्स इनके थे एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द टर्क्स, ठीक है। टर्क्स बहुत यहाँ पे अच्छे थे इस मामले में। तो स्ट्रैटेजी की अगर हम बात की जाए तो इनका रीजनल राइवलरीज के ऊपर ज़्यादा फोकस था। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये टर्किश आ रहे हैं कि कौन आ रहे हैं। इन्होंने पूरी तरह से टर्किश थ्रेट को इग्नोर कर दिया, और यहाँ पे जो अंदर की चीज़ें हो रही थी बस इनके ऊपर इनका फोकस था। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो आपको फ्यूडल डिसेंट्रलाइजेशन, वीक सेंट्रलाइज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे रीजंस रहे हैं जिस वजह से हमें यहाँ पे डिक्लाइन मिलता है। ऑलराइट, कल के लेक्चर में हम यहाँ पे कालाचुरिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम चोला, जो इंपीरियल चोलाज है वो, चोला एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के रिलेशंस। ऑलराइट, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।